उन दिनों जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। सभी पक्षियों ने अपने अपने मजबूत लकड़ी के घर बना लिए थे और अपने अपने घरों में फल और दाने भी जमा कर लिया था, सिवाय कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी के, जिन्होंने ना तो अपना लकड़ियों का घर बनाया था और ना ही भोजन जमा किया था। वे बर्फबारी में भीग रहे थे। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? अब देख लो हम कैसे बारिश में भीग रहे हैं। जब सब पक्षी अपना अपना घर बना रहे थे तो आपको भी अपना लकड़ियों का मजबूत घर बना लेना चाहिए था। हाँ, मैं तो अपने मायके गई हुई थी। अगर मैं यहाँ होती तो कुछ न कुछ कर लेती। बनाया था ना मैंने इस छाते को, मैंने ही बनाया था। इस छाते से कोई फायदा नहीं है, फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। गौरी, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी जिससे हम पक्षियों से भोजन ले सकें। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। तुम जाओ, कहीं से भी मुझे भोजन ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। गौरी, इतनी बारिश में हमें कोई भी भोजन नहीं देगा। कालू जी, सारे ही पक्षियों ने अपने अपने घरों में भोजन जमा कर रखा है। क्यों ना हम जाएं और पक्षियों के घरों से भोजन चुरा लाएं? लेकिन गौरी, हम भोजन चोरी कर भी लें तो रखेंगे कहाँ? हमारे पास तो घर है नहीं। घोंसले में सारा भोजन खराब हो जाएगा। कालू जी, हम सारा भोजन लेकर जंगल के बाहर वाली गुफा में ले जाएंगे। वहाँ बारिश से भी बच जाएंगे और हमारा भोजन भी खराब नहीं होगा। मम्मा, हम बर्फ में खेलने जाएं? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हमें बर्फ में खेलना है। कुछ नहीं बेटा, इस मौसम में ठंड में खेलने से बुखार हो जाता है। घर में ही रहो, मैं अपने बच्चों के लिए मोमोज बनाकर खिलाती हूँ। वाह मम्मा, मोमोज? हाँ, मुझे मोमोज बहुत पसंद है। फिर जंगल में रात हो जाती है। रीमा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मोमोज बनाती है। फिर वे तीनों मोमोज खाते हैं और सो जाते हैं। जब दूसरे पक्षी सो गए तब कालू और गौरी दूसरे पक्षियों का भोजन चुराने निकल पड़ते हैं। कालू और गौरी आहिस्ता आहिस्ता पक्षियों के घरों में जाते हैं और पक्षियों का सारा भोजन चुरा लेते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन लेकर जंगल के बाहर वाली गुफा की तरफ जाते हैं। देखो कालू जी, मैंने कहा था ना, इस गुफा के अंदर कोई नहीं रहता, क्योंकि ये गुफा तो अभी पूरी तरह घास से भरी हुई है। हाँ गौरी, तुम सही कह रही थी। इस गुफा के चारों ओर तो खासी घास उगी हुई है। चलो अब अंदर चलते हैं। ऐसा सोचकर वे दोनों उस घास वाली गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर भी घास ही घास भरी हुई थी। कालू जी, अब इस गुफा में हमारे बरसात के दिन अच्छे गुजर जाएंगे और हमें भोजन की भी कोई चिंता नहीं है। वो दोनों अपना भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब पक्षी सोकर उठते हैं तो किसी भी पक्षी के घर में उनका भोजन नहीं था। ये मेरा भोजन कौन ले गया? कोई मेरा सारा भोजन चुरा कर ले गया। अब ये बारिशों के दिन मैं कैसे बिताऊंगा? ओ बच्चों, हमारा सारा भोजन तो कोई चुरा कर ले गया है। हमें तो पता ही नहीं चला कि कोई कब हमारे घर में आया और हमारा सारा भोजन चुरा कर ले गया। मेरा भोजन कौन चुरा कर ले गया? मेरी लाल मिर्ची, मेरे अमरूद, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ जब कालू कौवा और गौरी कौवी सोकर उठते हैं तो वहां गुफा में एक चील बैठी हुई थी। काले पक्षी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे बाप की गुफा है? चील दीदी, हमें माफ कर दें, हमें मत मारे। हमें नहीं पता था कि ये आपकी गुफा है। चील दीदी, क्या आप इस गुफा में रहती हैं? फिर इस गुफा के अंदर इतनी घास क्यों उगी है? मैंने यहाँ हरी घास उगाई है, क्योंकि ठंड में ये घास मुझे गर्म रखेगी। मैं तो कल से शिकार की तलाश में गई हुई थी, लेकिन तेज बारिश के कारण मुझे कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन अब मेरी सारी चिंता खत्म हुई। मेरा शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया है। तुम दोनों के मांस से मेरे 2-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। चील दीदी, हमें माफ कर दें, हमें मत मारे। हमें नहीं पता था कि ये आपकी गुफा है। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी इधर नहीं आएंगे। बेवकूफ समझ रखा है मुझे, तुमको जाने दूं? चील दीदी, हमको खाकर आपको मजा नहीं आएगा। हमारा मांस तो सड़ा हुआ है। हमारा मांस आपको बहुत कड़वा लगेगा, क्योंकि हम काले हैं ना।
मैं आपको जंगल से दूसरे पक्षी लाकर देता हूँ, आप उनको खाना। हमारे जंगल के कबूतर, तोता और चिड़िया बहुत मोटे ताजे हैं, उनका मांस बहुत मजेदार होगा। वैसे मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया है, तो जाओ और जाकर अपने जंगल के सभी पक्षी यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन कालू, तुम अकेले जाओगे और तुम्हारी पत्नी मेरे पास ही रहेगी। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं इसे खा जाऊंगी। फिर कालू वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी भी एक जगह इकट्ठे बैठे थे। मुझे लगता है ये कौवों का काम है। उन्होंने ही हम सब का भोजन चुराया है। मैंने कौवों के घोंसले में जाकर देख लिया, वे दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में नहीं हैं। तभी कालू कौवा वहां आता है। पक्षियों, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। जंगल के बाहर वाली गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। आप सब आ जाओ मेरे साथ और वहां से भोजन ले आओ। इस शैतान कौवों की बातों में ना आना। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो गुफा चील की है। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। पक्षियों को पहले ही कालू कौवे पर बहुत गुस्सा था। कोई भी कालू के साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। ये सब सुनकर कालू बहुत परेशान हो जाता है। फिर कालू कौवा जल्दी से गुफा के बाहर आकर बैठता है। दूसरी तरफ काफी समय गुजरने के बाद भी जब कालू कौवा वापस गुफा में नहीं आता तो चील गुस्से में आकर गौरी कौवी को खा जाती है। कालू कौवा गौरी कौवी की चीखने की आवाज सुनकर गुफा के बाहर रोने लग जाता है। वो मजबूर था, वो अंदर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो अंदर जाता तो उसकी भी जान जा सकती थी और फिर ऐसे कालू और गौरी को उनके किए की सजा मिल जाती है। जंगल में कड़ाके की सर्दी छाई हुई थी। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि हर चीज को जमाने का एहसास होता था। वहीं एक गर्म घर में रीमा चिड़िया अपने 2 बच्चे गुड़िया और कुकू के साथ बैठी थी। मेरे बच्चों, ये बर्फबारी तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखो, कितने दिनों से एक बार भी सूरज नहीं निकला। हमारे घोंसले के बाहर जमी हुई बर्फ ऐसे लग रही है जैसे किसी ने पूरे जंगल पर सफ़ेद कंबल डाल दिया हो। और मेरा दिल कह रहा है कि अगर ये मौसम ऐसे ही रहा तो खाना भी खत्म हो जाएगा। मम्मा, सिर्फ सर्दी नहीं लग रही, मुझे डर भी लग रहा है। आप कहती थी कि जंगल हमेशा जिंदा, खुश और गर्म रहता है, पर आज तो हर चीज चुप है, जैसे कोई सो गया हो। बेटा, मौसम कभी कभी जंगल को आजमा लेता है। ये सर्दी भी एक इम्तिहान है। हमें हौसला रखना है, समझदारी से रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। मम्मा, क्या बर्फ हमेशा ऐसे ही गिरती रहती है और हम हमेशा ऐसे ही घोंसले में छुपते रहते हैं? मुझे समझाओ ना। नहीं गुड़िया, बर्फ हमेशा नहीं रहती। कुदरत हर मौसम के साथ हमें एक पैगाम देती है, बस सब्र रखो। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी रीमा चिड़िया के पड़ोसी थे। पति जी, कैसी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। मैं तो सर्दी से थर थर कांप रही हूँ। हाँ लूसी, सर्दी तो वाकई कड़ाके की है। शुक्र है हमारा घर मजबूत और गर्म है। आज की बर्फीली हवा तो किसी को भी नहीं छोड़ती। खैर छोड़ो ये सब। और उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे। कालू जी, पता नहीं ये बर्फ कब रुकेगी। घर में अनाज भी तकरीबन खत्म हो चुका है। हाँ गोरी, पर हम क्या कर सकते हैं, बाहर तो बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। इसी दौरान एक बूढ़ी फाख्ता माँ कालू और गौरी के घर पर आती है। वो बर्फ में भीग रही थी और मदद की आस लिए दरवाजा खटखटा रही थी। लगता है कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हाँ चलो चलते हैं, देखते हैं कौन आया है। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे किसी चिड़िया का घोंसला टूट गया हो। ए बुढ़िया, कौन हो तुम और हमारा दरवाजा क्यों खटखटा रही है? क्या कोई मुझे थोड़ी देर के लिए पनाह दे सकता है? मेरे पंख जम चुके हैं और हड्डियां बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। बस थोड़ी सी गर्मी चाहिए। अगर नहीं तो मैं आगे चली जाऊंगी, लेकिन अभी वाकई मदद चाहिए। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने घर नहीं रख सकते। आज पनाह मांगोगी, कल अनाज मांगने आ जाओगी। मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। हमारे पास इतना नहीं कि सबको बांटते फिरे। कालू और गौरी जानबूझकर उसे भगा देते हैं। बूढ़ी फाख्ता माँ मजबूर होकर वहां से उड़ जाती है और रीमा चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। माँ जी, आप इस हाल में, इतनी सर्दी में बाहर?
चिड़िया बेटा, मेरी मदद करो। मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ, अकेली इस कड़ाके की सर्दी में कांप रही हूँ। मेरे पैरों पर बर्फ जम गई है और हड्डियाँ भी सिमट गई हैं। क्या आप मुझे अपने घर में थोड़ी देर के लिए पनाह दे सकती हैं? बस चंद लम्हों के लिए। ये क्या कह रही हैं आप? हम पक्षी हैं, एक दूसरे का सहारा ना बने तो जंगल कैसे जिंदा रहेगा? आइए अंदर। चिड़िया बेटा, तुमने इतनी सर्दी और मुश्किल में मेरी मदद की। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। ये कौन है? इनके पर क्यों जमे हुए हैं? क्या ये बहुत दुखी है? हाँ बेटा, ये थक चुकी हैं, डरी हुई है और इन्हें हमारी मदद चाहिए। आप बैठे, मैं अभी गर्म टहनियाँ और कंबल लाती हूँ। रीमा के पास एक ही पुराना कंबल था। वो उसे बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। थोड़ी देर बाद तूफान की वजह से रीमा का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। रीमा चिड़िया का घोंसला भी बर्फबारी की वजह से टूट जाता है। पता नहीं किस बेचारे का घर इस तूफान की लपेट में आ गया होगा। आवाज़ तो मुझे भी आई है, मगर खिड़की से कुछ नज़र नहीं आ रहा। सब कुछ बिल्कुल धुंधला है। पता नहीं लूसी। गोरी, लगता है चिड़िया का घोंसला टूट चुका है। इसीलिए कह रही थी, इसका घोंसला कमजोर था। ऊपर से उसने उस बुढ़िया को भी अपने घर में जगह दे दी। लो जी, और करो भलाई, और करो सबकी मदद। जिसके अपने घोंसला बुनियाद ही डगमगाती हो, वो दूसरों को आश्रय नहीं दिया करते। वक्त के साथ साथ ये चिड़िया पागल होती जा रही है। कालू और गौरी जानबूझकर रीमा का मजाक उड़ाते हैं, उसकी परेशानी पर हंसते हैं। रीमा ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। रीमा कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी के घर पहुंचती है। लूसी बहन, मेरी मदद करो। मेरा घोंसला बर्फ के तूफान में टूट गया है। मुझे अपने घर में पनाह दे दो। ओहो रीमा, तो वो तुम्हारे घर के गिरने की आवाज थी। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वे सब अंदर आ जाते हैं। तुम सभी यहाँ बेफिक्र होकर रहो। जितने दिन चाहो हमारे पास ठहरे रहो। यहाँ तुम पूरी तरह महफूज हो। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। चलो रीमा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। हमारा साथ यहीं तक था। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बर्फीला जादुई मोती है। मैं तुम्हें ये बर्फीले मोती देती हूँ। ये छोटे लग सकते हैं, लेकिन यकीन करो, इनमें कुदरत की रोशनी छुपी है। वक्त आएगा, ये मोती तुम्हारे लिए घर की गर्मी और रोशनी बन जाएंगे। बस याद रखो, नेकी कभी जाया नहीं जाती, और जो दिल से दी जाए वो हमेशा लौट कर आती है। बूढ़ी फाख्ता रीमा को बर्फ का एक जादुई मोती देती है और वहां से चली जाती है। मम्मा, सिर्फ एक मोती? ये छोटा सा मोती कैसे हमारी मदद करेगा? हमें तो नया घर चाहिए, गर्म जगह चाहिए, बर्फ से बचाव चाहिए। हाँ बेटा, ये जादू नहीं, ये नेकी का सिला है। गुड़िया, नेकी हमेशा शक्ल से नहीं पहचानी जाती। कभी कभी सबसे छोटी चीज़ में कुदरत सबसे बड़ा करिश्मा छुपा देती है। हमने माँ जी की मदद की, कुदरत हमारी मदद करेगी। बस देखते रहो। जैसे ही रीमा वो जादुई मोती जमीन पर गिराती है, एक करिश्मा होता है। एक शानदार, खूबसूरत 3 मंजिला बर्फ घर लम्हों में तैयार हो जाता है। ये मंजर देखकर सब हैरानी से हक्का बक्का रह जाते हैं। रीमा, उसके 2 बच्चे कबूतर और लूसी उस जादुई 3 मंजिला बर्फ घर में हमेशा के लिए रहने लगते हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ कालू और गोरी का घर भी उसी तूफान में टूट चुका होता है। अब वो दोनों रीमा के घर को गुस्से, जलन भरी नजरों से देख रहे होते हैं। यही होता है गुरूर